जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को कक्षा 12 से फिजिक्स केमिस्ट्री से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहे सब तुम्हारे सामने रखा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आई है, ये अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया के वेग में आ जाए, अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, या अभिक्रिया के वेग के प्रकार, या किसी भी तरीके से शून्य कोण की अभिक्रिया, प्रथम कोण की अभिक्रिया, कोई भी पूछ ले तो इसको बताने के लिए सबसे पहले हम जीरो लेवल से समझते हैं कि पहले बलगति होती क्या है। रासायनिक बलगति देखो, जो कक्षा 9 में पढ़े हो, रासायनिक बलगति वेग क्या होता है। वेग क्या होता है, चाल बटे समय, चाल बटे दूरी, चाल बटे समय, है ना, यही होती है। तो यही चीज, बस यही चाल या दूरी बटे समय, वही चीज तुम्हें यहां भी प्रयोग करना है ना। बस वहां पर बात होती है वेग चलने और दौड़ने फेंकने की बात, यहाँ पर विलयन की बात होती है कि जो चीज घोला जाए, जो चीज मिलाया जाए उसकी बात होती है। बस यही फर्क है, यही चीजें करना है तुम्हें। सबसे पहली हेडिंग हमारी देखते हैं कि रासायनिक बलगति होती क्या है। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक बलगति। देखो क्या लिखे हम रासायनिक बलगति, इसको खुद ही जान लो कि जिसमें हम रासायनिक वेग यानी भौतिक अवस्थाएं जो भी होती हैं, ताप, दाब, इन सब की सांद्रताओं को व्यक्त करने में जिसका अध्ययन करते हैं उसे हम रासायनिक बलगति कहते हैं, है ना। इतनी बात समझ गए। अब रासायनिक बलगति, अब इसके प्रकार आ जाते हैं, है ना। तो रासायनिक बलगति के प्रकार या रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार या रासायनिक बलगत के प्रकार ये बहुत बार पूछी गई है, यहीं से ध्यान से समझना। फिर से एक बार कह रहा हूं, पहले समझना तुम्हें जरूरी है रासायनिक बलगत की, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही है रासायनिक बलगत की। तो बलगत की जो जिसमें बल लगाकर गति करे, है ना, वही रासायनिक बलगत की होती है। तो यही चीज हमने पढ़ाया है कक्षा 9 में, कक्षा 11 में, यानी क्लास 9 और क्लास 11 में ये चीजें फिजिक्स में पढ़े हो, वही चीजें यही है। बस केवल तुम्हें यहाँ पर सांद्रण की बात कही जाती है बस, है ना, इसको ध्यान देना। तो सबसे पहले अब हेडिंग डाल दे, बलगत की रासायनिक, या इसको जो भी आएगी आराम से बना लोगे, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, चलिए देखिए अब यही चीज कि रासायनिक बलगत के में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ये दोनों ना, ये तो इस तरह नहीं पूछेंगे कि निम्न में कौन मंद अभिक्रिया है। निम्न में ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछी गई है मंद अभिक्रिया। अब तुम्हें इतना तो एग्जाम्पल है, क्या समझाऊं, ये समझ लेना कि जो अम्लीय प्रकृति होती है ना, वो मंद अभिक्रिया होती है, अम्लीय जो होती है। अब तुम्हें पहचान करना तो अम्लीय खूब अच्छी तरीके से आता ही है ना। जो अम्लीय प्रकृति की होगी ना, वो समझ लो कि भैया वो बहुत मंद होती है, मंद बुद्धि नहीं, मंद बहुत धीरे धीरे गलने वाली होती है। और क्यों गलती है धीरे धीरे, क्योंकि इनके अणु जो होते हैं ना, इनके अणु बहुत धीरे धीरे गलते हैं, है ना। और ये कहाँ होते हैं इनके अणु, ये अभिक्रिया के मध्य हो जाते हैं। जिनसे मिलाते हो ना, जैसे मान लो शरबत, मान लो घोलते हो ना, इसमें कोई चीज कोई खट्टा चीज घोलो तो देखो बहुत हल्के हल्के घुलेगी, फिर घुलते घुलते तुम बुढ़ा हो जाओगे, है ना। तो ये बात समझना, वही चीज ये लिखा हूं, वो आणविक अभिक्रिया, वही रासायनिक अभिक्रियाएं जो अणुओं के मध्य होती हैं। यही चीज कहते हैं ना, वही रासायनिक अभिक्रिया जो आयनों के मध्य होती है ना। बस यही समझ लेना। फिर इसके बाद ये अभिक्रियाएं पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लेती हैं। मैंने बताया ना, घुलने में बहुत समय लेती हैं, है ना। घोलते रहो चक्की चलिंग 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 चलिंग, फिर ना पिसिंग ना पिसिंग ना पिसिंग ना, घोलते रहो, है ना। तो यही बात है कि मत घोलते रहो, ये कहने का मतलब सिंपल से बस समझो, है ना। ज्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। जो घोलते रहो, खुद ही सोचो खट्टा चीज जो होगी, जो अम्लीय प्रकृति की होगी, उनको घोलते रहो घोलते रहो घोलते रहो घोलते रहो, वो बहुत समय लगाएगा। नमक उमक है तुरंत घुल जाएगी, है ना, तुरंत एक बार चम्मच घुला है सब, है ना। तो इसे इन्हें मंद अभिक्रिया भी कहते हैं, है ना। मैंने बताया ना, इन्हें मंद अभिक्रिया भी कहते हैं। बहुत से लोग होते हैं आलसी होते हैं, है ना। और जैसे जैसे ये क्या है, एसिटिक अम्ल का सूत्र है ना,
है ना। इसे क्या कहते हैं, एथेनोइक अम्ल, है ना। जब या कैसे कह लोगे, इसे के नीचे या आ जाए अगर आणविक अपक्रिया, तो एक डिफिनीशन एक लाइन ये भी बना लेना कि जब एस्टिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल को एथेनॉल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो ब्यूटेनोइक अम्ल और जल प्राप्त होता है, जो एक मंद अपक्रिया होती है, बहुत देर के बाद ये अपक्रिया देती है ना। ये समझ लो कि ये बहुत समय लग जाता है, आधे घंटों तो लग ही जाता है ना। ये बात समझ जाना। फिर इसके बाद या कोई एक और मान लो जैसे H2O2 है, तो H2O2 को भी क्रिया करोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये बहुत देर बाद अलग होगा, है ना। ये बात समझ लेना। फिर इसी तरह यही अपक्रिया है कि आयनिक अपक्रिया क्या होती है, इसे तीव्र अपक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम है, क्लोरीन है ना, ये सब आयनिक है, इन जैसे घोलोगे धड़ाक से घुल जाएगी ना, है ना। तो वही अपक्रिया है, वही अपक्रिया जो आयनों के मध्य होती हैं, आयनिक अपक्रिया कहलाती हैं। आयनों के मध्य होती है ना। भाई देखो, जो आयनों के मध्य होगी वो तुरंत हो जाएगी, घुल जाएगी, है ना। और जो तुरंत हो घुल जाएगी तो उन्हें क्या कहेंगे, तीव्र अपक्रिया। जैसे एजीसीएल सिल्वर क्लोराइड को जब सिल्वर क्लोराइड कैसे प्राप्त होगा, ये थोड़ा तीर गलत बना दिया, का अवक्षेप प्राप्त होगा, सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप कब, Ag प्लस Cl को जब क्रिया कराएंगे तो AgCl प्राप्त होगा, तुरंत घुल जाती है। तो अब कहने का मतलब, अब इसको अगर समझ गए हो तो अब इसके बाद हम समझते हैं अपक्रिया का वेग। पहले से मैंने पहले बता दिया, इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो तो अपक्रिया का वेग बताएं। देखिए अब देखते हैं अपक्रिया का वेग। अब यहीं से चालू होगा तुम्हारा तांडव, किसका, प्रथम कोड की अपक्रिया और शून्य कोड की अपक्रिया, तृतीय कोड की अपक्रिया, ये सारी चीजें इसका तांडव चालू होगा। ये समझना, अपक्रिया का वेग समझना जरूरी है। अपक्रिया के वेग से पहले मैं वेग समझाऊं, वेग क्या होता है। वेग वो होता है, जैसे वेग कक्षा 9 में पढ़े हो ना, वेग इक्वल क्या होता है कि एकांक समय में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। दूरी या चली गई चाल को, चाल यहां करो, अभी दूरी नहीं, ये चाल करो, चाल करो, चाल करो, है ना। अब यहां पर एकांक होता है ना। तो इसका डिफिनीशन कैसे बनाओगे, एकांक समय में चली गई चाल को वेग कहते हैं, है ना। तो यही तुम अपक्रिया में करोगे, यहां पर एकांक समय में अब यहां सांद्रण आ गई ना, अब ये तो अपक्रिया हो रही है, यहां दूरी थी तो चाल हो गई, अब यहां पर अपक्रिया है तो सांद्रण हो गई, है ना। एकांक समय में सांद्रण की दर को, एकांक समय में सांद्रण की दर को अपक्रिया का वेग कहते हैं। एकांक समय में चाल की दर को वेग कहते हैं, है ना। बस यही दिमाग पे रखना, है ना। वही चीज है जो तुम पढ़े हो कक्षा 9 में, एकांक समय में चाल की दर को वेग कहते हैं, एकांक समय में सांद्रण की दर को अपक्रिया का वेग कहते हैं, है ना। कोई कठिन नहीं है ना, बस ये लिख दूं, है ना, बस ये लिख दूं, जल्दी लिख लो। अगर मान लो मान लो, है ना, माना सांद्रण यक्ष है, माना यक्ष बराबर सांद्रण, मान लो कोई सांद्रण है ना, यक्ष है, और इसका एकांक समय मान लो टी है ना। तो वेग बराबर, अपक्रिया का वेग बराबर होगा यक्स बटे टी, हो जाएगी ना, यक्स बटे टी हो जाएगी। अब यदि 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 अब यही सांद्रण और समय परिवर्तित हो तो, भाई देखो, अब पहले कुछ घुलेगी फिर कुछ घुलेगी, पहले मान लो चाहे तीव्र हो चाहे मंद हो, पहले थोड़ा थोड़ा घुलेगी, दोनों अपक्रियाएं, हाँ, तो मतलब धीरे धीरे घुलेगी ना, तो यानी परिवर्तन हो रहा है। तो यदि यदि सांद्रण व, इसको यहां ना लिख के यहां से लिखते हैं हम, यहां लिखो, नहीं तो तुम लोग यही लिख दोगे। यदि
सांद्रण व यदि सांद्रण व यदि सांद्रण व यदि सांद्रण व यदि सांद्रण व सांद्रण व समय परिवर्ती है तो परिवर्ती है तो अभिक्रिया का वेग dx अपॉन डी। चलिए देखिए, तो इसे समझ गए ना कि ये अभिक्रिया की दर। अब देखते हैं यदि किसी अभिक्रिया में मान लो कोई अभिक्रिया में ए ग्राम अणु कैपिटल ए के इसको ए ग्राम स्मॉल ए ग्राम अणु भाग लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई अभिक्रिया है, मान लो कोई अभिक्रिया है और अभिकारक है, अभिक्रिया नहीं अभिकारक, अभिकारक और उत्पाद है ना, अभिकारक और उत्पाद। तो इसमें मान लेते हैं ए अगर है तो ए में अगर कुछ मिला ए कोई है तो इसका उत्पाद कैसे होगा, इसका उत्पाद कैसे होगा। तो इस स्थिति में अगर ये ए ग्राम अणु है, मान लो ए ग्राम अणु है, इसमें अभी कुछ मिलाओगे नहीं तो इसका उत्पाद क्या मिलेगा, जीरो। भाई कुछ मिलाओगे नहीं तो एक तो वही मिलेगा जो रहेगी, तो उत्पाद कुछ नहीं मिलेगा। ये प्रारंभ में था, है ना। लेकिन कुछ समय बाद यानी टी समय बाद इसी में एक कुछ लाकर यक्ष मिला दिए, टी समय में अभिकारक ए के यक्ष अणु उत्पाद में बदल जाते हैं, है ना। अब यही में यक्ष, इसमें यक्ष मिला दिए तो ये किसमें बदल गया, ये किसमें बदल गया, यक्ष में बदल गया। कब बदला, ये टी समय बाद, है ना, टी समय बाद। समझ गए ना इस बात को, है ना। तो यही कह रहा है कि तो यही मतलब कि अभिक्रिया का वेग उसके सांद्रण परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है ना। अर्थात अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल टू, अब ये टी समय में हुआ तो टी समय में टी समय में सांद्रण की दर। समझ गए। तो कहने का मतलब है अभिक्रिया का वेग जो टी समय में सांद्रण का दर होगा उसके समानुपाती होगा। समझ गए ना इस बात को। इसका मतलब है अभिक्रिया का वेग, देखो अभिक्रिया का वेग हमारा क्या है, dx अपान dt, है ना। अभिक्रिया का वेग dx अपान dt ये प्रोपोर्शनल, है ना, टी समय में सांद्रण की दर। देखो टी समय में सांद्रण की दर क्या है, a माइनस एक्स, है ना, प्रोपोर्शनल a माइनस एक्स, है ना, a माइनस एक्स। अब जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कोई कांस्टेंट लिखते हैं ना, है ना, एक कांस्टेंट लिखते हैं तो ये dx अपॉन dt इक्वल a माइनस सॉरी के लगेगी इक्वल के a माइनस एक्स, है ना। ये असलियत में तो ये है ना अभिक्रिया का वेग दर। लेकिन अभी अगर ए मान लो a माइनस एक्स जो सांद्रण है कोई एक प्राप्त होता है, इनका अणु जो है एक प्राप्त होता है तो यही हो जाएगा dx अपान dt इज इक्वल के। ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा, जब a माइनस एक्स इक्वल 1 होगा तब, है ना। तो यही हमारा अभिक्रिया का वेग दर है। अभिक्रिया का वेग दर आगे चल के शून्य से लेकर प्रथम तक जो भी आए यहीं से उठेगी। फिर तुम्हारे दिमाग में रहे कि ये आई कहां से, ये आई कहां से, ये अभिकारक और उत्पाद को लेकर के ये दिमाग पे रहे कि यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक ए के 1 ग्राम अणु भाग लेते हैं और टी समय में अभिकारक ए के x ग्राम अणु उत्पाद में बदल जाते हैं,
है ना, यहां से आई है, इसको दिमाग में बदलना। तो टी समय बाद हमारा ये इसमें बदल गया है ना, ये दिमाग में रहे। अगर ना समझे हो तो एक बार फिर से हम समझाएं, है ना, समझ गए हो ना, इसको एक बार देख लेना और फिर से वीडियो जैसे समझाया हूं सारी चीज सब फिर से समझ लेना, इतना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। अब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सुंदर सा, फिर हम बताए तुम्हें अब क्रिया का वेग दर। देखो तो अभी ये समझ गए हो, इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं। एक प्रश्न है तुम्हारे सामने, देखो देखो अगला प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले तुम्हें एक बार फिर समझा दूं कि देखिए ये जो बेग होती है, ये बेग जो है, ये बेग इक्वल क्या होती है, बेग बराबर चाल बटे समय, है ना। अब औसत बेग अगर पूछ ले, औसत बेग अगर पूछ ले, औसत बेग, औसत का मतलब एवरेज यानी कुल, औसत बेग इज इक्वल तो कुल चाल तथा कुल चाल में लगा कुल समय, है ना, कुल चाल या कुल समय। अब यह चाल में परिवर्तन कर दो, इस चाल में परिवर्तन की दर को जो होती है यह त्वरण कहते हैं, है ना। लेकिन वही चीज यहाँ पर सांद्रण में परिवर्तन की दर लगेगी, है ना, यही बात ध्यान देना। क्योंकि एक चीज और बताया हूं, त्वरण बताया हूं, त्वरण में क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर बटे एकांक समय, है ना, वेग परिवर्तन की दर बटे एकांक समय, है ना। तो कुल, अब इसी के साथ आ जाएगी तात्क्षणिक वेग, है ना, तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक का मतलब ये होता है जो थोड़ी सी समय, कभी कभी होता है ना बहुत हल्का चलते हैं, है ना, कोई जैसे तीव्र अभिक्रिया होती है उसमें जैसे ऐसे घुमाए एक बार तुरंत घुल गई, है ना। कई सी दवा भी आती है जो तुरंत घुल जाती है, इनो हो गई देखो तुरंत घुल जाती है ना। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो होती है उसे तात्क्षणिक वेग कहते हैं, है ना। तात्क्षणिक वेग अभिक्रिया कि मतलब बस तुरंत, थोड़ी, सबसे कम समय, इस सबसे कुल समय आता है और ये थोड़ी थोड़ी समय जो होती है, हाँ बहुत थोड़ा समय, बहुत थोड़ा समय, थोड़ी चाल या थोड़ा समय, है ना, थोड़ा समय, इसके दर को, है ना, क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वेग, है ना। इतनी बात समझ गए। अब यही बात तुम्हें ये कह रहा है कि औसत वेग, अब औसत वेग, यहां पर औसत वेग मैंने बताया ना कि वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, क्या कहेंगे, वेग में परिवर्तन की दर को, है ना। तो अब वेग में परिवर्तन हमारा कैसे दर हो रहा है, देखो यहाँ पर प्रारंभिक वेग हमारा क्या है, पहले हमारा क्या कह रहा है, प्रारंभिक वेग। देखो यहां पर वेग परिवर्तन जो होता है, त्वरण इक्वल वेग परिवर्तन यानी v माइनस यू, है ना, v माइनस यू होता है ना, v माइनस यू। तो ये v जो होता है ये अंतिम वेग होता है, u जो होता है प्रारंभिक वेग होता है ना। u कक्षा 9 में और 11 में तो खूब अच्छी तरीके से इसका सवाल लगाया हूं, है ना, खूब मजा आया था इसमें। तो ये बात ध्यान देना, है ना। तो ये बटे समय या इसी को लिख दिया जाता है त्वरण इक्वल डेल्टा v अपान डेल्टा टी, है ना। तो ये बात समझना कि डेल्टा v आ गई यानी डेल्टा का मतलब है परिवर्तन ना, है ना। तो ये परिवर्तन होगा, अब जो लास्ट में हुआ उसी को घटाते हैं, है ना। तो अब यही बात होती है ना। तो अब यहां पर हमारा औसत वेग क्या है, औसत औसत वेग बराबर वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय, है ना, वेग परिवर्तन बटे समय। अब वेग परिवर्तन कैसे, वेग परिवर्तन में हमारा जैसे मान लीजिए कि हमारा होता है वेग परिवर्तन क्या, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, है ना, प्रारंभिक और अंतिम। हमारा प्रारंभिक वेग यानी प्रारंभिक वेग को u से व्यक्त करते हैं ना,
तो U इक्वल हमारा है, U इक्वल है हमारा 0.6 मोल, है ना। और अंतिम वेग हमारा क्या है, 0.02 मोल, है ना। अब एकांक समय, इसमें समय कितना लगा है, 20 मिनट, है ना, मिनट लगा है, कोई दिक्कत नहीं, हम मिनट हम भी लगा देते हैं, 20 मिनट, है ना, 20 मिनट में। अब यही दर हमारा क्या कह रहा है कि हमारा सूत्र जो होता है, ये हमारा सूत्र जो होता है, औसत वेग इक्वल v माइनस यू अपॉन टी, है ना, यही होगी ना। तो अब यहाँ v कितना है हमारा 0.02 माइनस 0.06 अपॉन टी कितना है 20, है ना। तो ये हो जाएगी, अब इसको घटाओगे 0.04 अपॉन 20 हो जाएगी ना। अब इसके बाद ये पॉइंट को हटाओगे अगर, तो नीचे की तो क्या लगाओगे, है ना। तो इनटू अगर हटाना है तो 2 जीरो बढ़ाना है ना, 2 जीरो बढ़ाओगे दशमलव हट जाएगी, जब दशमलव हट गई भैया तुम्हारा बात बन गई कि नहीं बन गई, है ना। बात बन गई, जहां बात बन गई वही सवाल आ गई, है ना। केमिस्ट्री इज नॉट डिफिकल्ट वर्ड, केमिस्ट्री इज वेरी सरल सब्जेक्ट। 4/2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 3 कर दें, या 10 पावर या 1003 कर दें, तो ये 4/2 इंटू 10 की पावर 3 कर दें, 3 को ऊपर लेकर चले जाओ, इसे काट दो, है ना, क्या हो गया 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल प्रति, ये समय है ना सेकेंड मिनट,